पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको ये समझना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। थोड़ा सा ये आपके लेवल पे एक डिफिकल्ट चीज है। डिफिकल्ट किस सेंस में जानते हो? डिफिकल्ट इसलिए है कि इसमें जो थोड़ी मैथ्स यूज होती है वो आपके लेवल की नहीं है। तो आपके यहां जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, वो जस्ट इंट्रो है, लेकिन कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा वो शुरू में डिफिकल्ट लगेंगे आपको, लेकिन जब उनकी आदत डाल लोगे तो आसान लगने लगेंगे, और वैसे ही सवाल नॉर्मली आते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको सीखनी है। बेसिक चीजें देखो, पहले तो थोड़ा सा इक्वेशन का मतलब समझ लेते हैं पहले, क्योंकि हम लोग यहां पे जो पढ़ रहे हैं ना, यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक वेव इक्वेशन है ये, ठीक है ना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो सवाल यह है कि पहले इक्वेशन क्या होता है, फिर वेव इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, फिर इसमें ये साई वेव फंक्शन क्या होता है, फिर ये कैसे लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक दो चीजें, सिंपल चीजें सीखते हैं कि आपको आइडिया है कि नहीं मुझे नहीं पता। पहले आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस, इसका क्या मतलब होता है? इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया? अरे मैथ्स क्यों गायब हो गई? अब भी 9-10 में तो मैथ्स पढ़ी है ना। देखो देखो, अब नहीं, अब मैं तुम्हारी बात में जो तुम कह रही हो मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं। तुम्हारा इनका ये कहना है कि fx और gx को आप इक्वेट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन हो गई। या आप ऐसे लिख लो fx माइनस gx, सॉरी, आप fx माइनस gx इज इक्वल टू 0। अब जैसे इनके एग्जाम्पल के लिए बात करें कि इधर हमने ले लिया से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर हमने ले लिया सपोज x, ठीक। तो एक fx है, एक fx हो गया आपका, ये fx हो गया, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है gx, दोनों को इक्वेट कर दिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई, ठीक। एक तरह का एक ये, तुम अगर कोई कहे कि इक्वेशन क्या है तो आप कह सकते हो कि एक ये रिलेशन है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके हम लोग फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x इंटू हाफ। देखो मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आया? मैंने ऐसे लिख लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनाते हैं, 2x हाफ, और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, हाफ का स्क्वायर कर लिया ये, और 1/4 हो गया प्लस 3/4, ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये जो चीज है ना, ये पूरा सॉल्व करके देखो, पूरा देखो, ये पूरा ऊपर वाली चीज लिखा है। देखो यहाँ पर कैसे, ये 2 कट गया तो माइनस एक्स बचा, और ये 1/4 है और ये 3/4 है, दोनों को जोड़ के 1 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब वही ऊपर वाली ही चीज मैंने परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख ली है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना आना चाहिए। अब इसमें जो इतना पार्ट है वो लिखा हुआ है एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो अब यहां पे हमको पता चल रहा है, देखो जरा, कि किसी नंबर का स्क्वायर, ध्यान से समझो, किसी नंबर का स्क्वायर किया है आपने और उसमें 3/4 जोड़ा है, वो 0 हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो हम लोग बोल देते हैं कि इसके इमेजिनरी सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन नहीं है। हम लोग बोल देते हैं इसके क्या है, इमेजिनरी सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि किसी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो और फिर उसमें 3/4 जोड़ रहे हो तो 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये क्वांटिटी जो स्क्वायर जब तुमने कर दिया, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में 3/4 जोड़ोगे तो कैसे 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसके इमेजिनरी सोल्यूशन हो गए, नो रियल सोल्यूशन, ठीक। ये सब नोट नहीं करना, समझाने के लिए। अब यहां पर मैं और तुमको दिखा दूं, और जरा देखो, अब जैसे एक आसान ले लेता हूं, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम लोग जब बचपन में सॉल्व करते थे तो कैसे लिखते थे इसको, -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं x, और इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, -2। तो इसमें कॉमन लिया x, तो x -3 बचा।
इसमें कॉमन लिया -2, तो ये x - 3 बचा इक्वल टू 0। और अब फिर इस पूरे में क्या कॉमन ले लेंगे, x - 3, तो x - 3 कॉमन ले लिया तो x - 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, याद रहे और रहेगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं x इक्वल टू 3, 2, कॉमा का मतलब और होता है, मतलब दोनों नहीं होगा, कोई एक, या तो 3। देखो अब इसका नंबर है, इसका मतलब है कि ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब x3 रख दो तब भी 0 हो जाएगा, या फिर x2 रख दो तब भी 0 हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, एंड मत कर देना। अगर तुमने x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 कर दिया तो इसका मतलब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, और आएगा। ये सिंपल बातें हैं 9th 10th की, ये 9th 10th की एकदम सिंपल बातें हैं, इतनी बात समझ में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो ये इसके सॉल्यूशन होगा, ये इसके सॉल्यूशन फॉर अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक, अब जब मैंने यहां इक्वेशन की बात की है तो थोड़ा पैरामीटर और पैरामेट्रिक वो आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेता हूं। देखो अब एक चीज होती है इक्वेशन, एक चीज होती है इक्वेशन, और एक होता है आइडेंटिटी। इक्वेशन की क्या होता है कि नॉट ऑल वैल्यूज, नॉट ऑल रियल वैल्यूज, और आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तुम कहोगे इसका क्या मतलब है, समझा रहा हूं। जैसे तुमने लिखा कि सपोज करो तुमने लिखा कि x² - 1 इक्वल टू 0, तो अब x की जगह या तो -1 होगा या +1 होगा, तभी 0 आएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 - 1 इज 0। क्लियर, ये दो सोल्यूशन हो गए इसके। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा है, देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, थीटा की कोई वैल्यू रख दो, ये हमेशा 1 होगा, तो इसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। आइडेंटिटी सारे नंबर्स के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए करेक्ट होता है, और जो इक्वेशन होता है वो कुछ वैल्यूज के लिए होता है, इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए होता है। तुम कहोगे सर ये तो थीटा में आप ले आए, कोई और आइडेंटिटी बता दीजिए। ये देखो ये हमेशा 1 होगा, x और y कोई भी रियल वैल्यूज हो, एक्सेप्ट दोनों 0 0 ना हो एक साथ, मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इसको छोड़कर बाकी तुम कोई x रख दो, y रख दो, कुछ भी, वो हमेशा 1 आएगा। अरे नीचे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम, कट के 1 आ जाएगा, बस 0 0 ना हो, नहीं तो 0/0 को आप 1 करोगे। नहीं समझे? तो ये क्या हो गई, ये आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी के भी अब तुम कहोगे सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इक्वेशन के फिक्स्ड सॉल्यूशन होते हैं और आइडेंटिटी के सारे, इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होंगे। जब सारी वैल्यूज ही उसका सॉल्यूशन बन जाए तो वो आइडेंटिटी हो जाती है। नहीं समझे? मैं तुम कहोगे सर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखाइए, जैसे मैंने ये लिखा x + y = 2, तो देखो कितने सारे सॉल्यूशन है। इसको 0 रखो तो ये 2, ये भी एक आंसर है। इसको 1 रखो, इसको 1 रखो, इसको 2 रखो, इसको 1 रखो, इसको -1 रखो, इसको 3 रखो, इसको -2 रखो, इसको 5 रखो, 4। देखो हर बार सम 2 आएगा। इसको तुम सपोज करो तुमने 0.5 रखा तो 1.5, 0.6 करोगे तो 1.4, ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, बट नॉट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब समझे, इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कुछ के लिए, वो कुछ इनफाइनाइट हो सकता है बट नॉट ऑल। और जो आइडेंटिटी होती है वो किसके लिए होती है, सबके लिए। अब समझे, पहले कुछ इक्वेशन समझे, अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया कि व्हाट इज इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो, जो भी बोलो, बस समझे, क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि देखो ऐसा है ना, जब भी कोई इक्वेशन होती है ये, तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं,
इसको सेटिस्फाई, जो सोल्यूशन होते हैं मतलब इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। अब और आगे देखो, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत चीज बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने देखा था इसका सोल्यूशन 3 2 आ रहा। जानते हो जब इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ये, और एक 2 पर और एक 3 पे, देखो वैल्यू 0 हो गई। ये ग्राफिकल मीनिंग हुआ। जब आप कह रहे हो कि ये चीज कब 0 हो जाएगी, तो जब x 3 रखोगे और 2 रखोगे, देखो ना 3 पे ग्राफ कर्व है ना, 2 पर 0 कर दिया वैल्यू और 3 पे भी 0 कर दिया, तो ये कर्व आएगा। ये देखो इसके अब ये कब 0 होगा, 2 और 3 पे, तो ग्राफिकल मीनिंग दिख रहा है ना कि सोल्यूशन का क्या मतलब है, जहां वो x एक्सिस को कट करे। अरे समझना? अच्छा अब तुम कहोगे जहां सोल्यूशन ना हो वो वाला दिखाइए। जैसे अभी हमने कहा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो तुमने देखा था माइनस हाफ स्क्वायर प्लस 3/4। अब ये तुम्हारे मैथ्स टीचर का काम है इसको प्लॉट कैसे करते हैं। हालांकि मैं गैसियस स्टेट में आपको सिखाता हूं, मैं इसको गैसियस स्टेट में सिखाऊंगा आपको। तो ये ग्राफ जानते हो कैसा आएगा, जब हाफ है ना तो हाफ 0, ये 3/4 वैल्यू देगा। जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 3/4 आएगा y, ये 3/4 होगा ये डिस्टेंस, ये ठीक। और इसके बाद जो है जब आप ये इसकी जो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, मतलब ऐसा। और मैं इसमें एग्जैक्ट प्लॉट कर दूं क्या, एक मिनट मैं एग्जैक्ट प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं। देखो अब थोड़ा डरना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, एग्जैक्ट प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं, और ये मैं तुमको सिखाऊंगा भी 11th क्लास में ही। इसको जरा समझना, जैसे होता ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है ऐसे। अब जब y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 रखने पे 0 आएगा y, तो इसको जानते हो ऐसे शिफ्ट कर दो, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगर यही लिख देता मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, तो यहां माइनस 1 रखते तब 0 आता, तो ये ऐसे शिफ्ट कर जाएगा माइनस 1 पे, ठीक। एक चीज ये क्लियर हो गई। अब देखो जरा, अगर मैंने लिखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जानते हो ये एक्स स्क्वायर ये था, 1 ऊपर शिफ्ट कर दो ऐसे, बात समझे। और अगर मैं लिखता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जानते हो क्या करो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और ये सब में सिखाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो अब ये देखो, यहां जब मैं हाफ रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो जानते हो ये शिफ्ट करेगा हाफ पे, और दूसरा ऊपर 3/4 शिफ्ट करेगा ये, ठीक। अब जानते हो ग्राफ ये आएगा इसका, ये ऐसे, ये जो है ना, ये वाला वैल्यू हाफ है और ये वाली वैल्यू 3/4 है, ये शिफ्ट करेगा ग्राफ। तो तुम देखो इसके मैंने कहा था रूट्स रियल नहीं है, ये कभी कभी 0 नहीं होगा, तो देखो कभी 0 नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो देखो ये इसलिए ग्राफ मतलब अब इसको और मतलब ऐसे दिखा, ये सब लाइन हटा दे अगर, तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 0 कभी होगा ही नहीं। और ये क्यों टच कर रहा है यहां पे, क्योंकि ये 3 और 2 रखने पे 0 हो रहा है। ये सब जानते हो तुमको आना चाहिए। 11th क्लास के शुरू के 4 महीने में मैथ्स में ये सब मैं सिखा देता था, ये सब मैं सिखा देता था। तुम कहोगे ऐसा कैसी बात कर रहे हैं, आओ देखो, ऐसा नहीं है, मतलब यहां पे मैं ले रहा हूं कि तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। देखो इसमें वी मैथ्स ग्राफ कहां दिख रहा है, एक फंक्शंस में ग्राफ में मैं तुम्हें जो अभी बता रहा हूं दैट इज पैराबोला, कहीं दिख रहा है, ये है 4th है एंड स्ट्रेट लाइन, देखिए जरा, देखो
ये देखो, ये सब सिखाया मैंने, ये देखो, तो ये सब मैं सिखाता हूँ पूरा, ये देखो पूरे बनाए, देखो ये कैसे। हाँ टेलीग्राम पे तो डाल ही रखा है। तो ये सब मैंने, ये देखो सिखाता हूँ मैं पूरा, इसके बिना काम ही नहीं चलना है, इसके बिना काम ही नहीं चलना है। आप इसके बिना ना तो फिजिकल केमिस्ट्री ना पढ़ पाओगे, ना फिजिक्स पढ़ पाओगे, मैथ्स तो अलग बात है, मैथ्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सब मैं सिखाता हूं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है टोटल कि आपको इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तुम कहोगे अभी तक श्रोडिंगर का एक बार नाम नहीं लिया है, बस इक्वेशन बोले जा रहे हैं। वो इसलिए बता रहा हूं कि देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है, अभी और वेव के बारे में भी बोलूंगा। ये पहले तो समझो कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस, इनको जब ग्राफिकली प्लॉट करोगे, ग्राफिकली जब इसको प्लॉट करोगे तो ये जो डायग्राम 3 डायमेंशनल में आएगा, वही ये ग्राफिकली जब प्लॉट करोगे तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है, ये बताए। तो मेरा ये कहना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होगा तो ग्राफिकल प्लॉटिंग होगी उसकी 3 डायमेंशनल में। अब जाएगा ये 3 डायमेंशनल में जाएगा ये, और ये जो ग्राफिकल प्लॉटिंग है इसी से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है और कहां जीरो है। तो जहां ज्यादा है वो ऑर्बिटल है, जहां जीरो है वो नोड है। याद आया? जहां ज्यादा है वो क्या है, ऑर्बिटल, और जहां जीरो उसको हम लोग नोड, याद है, नोडल प्लेन, नोड्स, एंगुलर नोड्स सब बताए थे आपको। कुछ याद आ नहीं रहा है, बहुत साल पहले की बात है ये। बात क्लियर हुई? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, एक तरीके से एक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन हमको हेल्प करते हैं। हाँ, अब कुछ बातें ये हैं वो जो मैं धीरे धीरे तुमको बताऊंगा, ये कि इसमें से भी ये साई के फॉर्म में जाएगा ये। और फिर यहां पे देखो मैंने लिखा है कि देखो ये साई इज एम्पलीट्यूड फंक्शन और वेव फंक्शन, ये डायरेक्टली हमें कुछ नहीं देगा, साई का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा। ये सब बातें करना है। तो मैंने कहा ना, थोड़ा अभी मैंने इक्वेशन का आइडिया दिया, एक छोटा सा चीज बता दूं कि वेव इक्वेशन क्या होता है। वेव देखो क्या होता है, जो वेव्स होती हैं, जो आप जानते हो जो वेव होता है, अगर आपने पार्टिकल और वेव नेचर वाला लेक्चर पढ़ा हो तो कोई भी पार्टिकल और जो क्या होते हैं वेव होती है उसको हम लोग ऐसे 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 डिनोट करते हैं ग्राफिकली। तो ये जानते हो ना, इसको हम या तो तुम्हें पता है इन एज ए फंक्शन ऑफ कोई भी वेव है, कोई वेव इक्वेशन है, वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का जो वो होती है वेव, वो ये होती है, ये साइन एक्स की है, और जो कॉस एक्स की होती है वेव, वो ऐसे होती है। ठीक, अब ये भी आना चाहिए तुमको, साइन कॉस के ग्राफ कैसे बनते हैं। तुम कहोगे अच्छा आप कुछ बताते हैं क्या। हाँ देखो यहां लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स है, देखो मैं पूरे वैल्यूज के साथ बताता हूं, ये सब तुम्हें पढ़ना चाहिए। जब मैं तुम मुझसे मांग के पढ़ो, ये देखो पहले वैल्यूज लिखाएंगे, पहले सारी वैल्यूज सिखा दी है सब, ठीक, एक एक वैल्यूज दिखा दी, 30 40, ये तो सिंपल वाली है, 150 125 ये, ठीक, ये पूरी वैल्यूज बताई। फिर इनको देखो प्लॉट किया मैंने, इसको ग्राफ में पूरा प्लॉट किया, सारी वैल्यूज लिख के ये देखिए प्लॉट किया, और उसका जो है देखो फिर इसको छोटा करके दिखाया, ये देखो बड़ा डिटेल में समझाया मैंने, बड़ा काम किया इस पे। आप देख रहे हैं ये साइन एक्स ग्राफ में, ये फिर साइन एक्स, 2 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, क्या चेंजेस आएंगे, मतलब ये एकदम स्टार्टिंग से है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो किसी भी वेव को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी समझ में आ गया? ठीक, शॉर्ट में ही बताया मैंने कि साइन और कॉस के फॉर्म में, क्योंकि वेव साइन की ऐसी होती है, कॉस की ऐसी होती है।
तो साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब जरा देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। डरिएगा नहीं, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। ठीक, थोड़ा जहां जहां डिफरेंशिएशन आएगा मैं उसको जो है समझाता जाऊंगा। अब ये सब चीजें डिलीट करता जाऊं, इन सब का कोई वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है। बाकी तो इस पे मैं बहुत बोल सकता हूं और जब बोलूंगा तभी आप समझ पाओगे। थोड़ी बहुत बातें तो ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक, अदरवाइज उसके तो पूरे लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। इक्वेशन पढ़ना, ग्राफ बनाना, कम से कम 100 घंटे की कहानी है, 100 घंटे की सब मिला के। वो मैथ्स में आप पढ़िए, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब देखिए पहले सबसे हम लोग क्या लेते हैं कि ये वेव फंक्शन है साई। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें यूज होंगी। ये है साई और साई वेव फंक्शन है। साई क्या है? वेव फंक्शन है, यह एम्पलीट्यूड फंक्शन है। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, वर्किंग देखो पहले। यह है a साइन 2 x बाय लैम्डा, ये x एक्सिस के लिए है। y एक्सिस के लिए यहां y कर दोगे, z एक्सिस के लिए यहां z कर दोगे, तो साई हो गया a साइन 2 x बाय लैम्डा, ये हो गया। ठीक, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, अब थोड़ा डिफरेंशिएशन तो बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताता जाऊंगा, और अब देखो कितना समझ पाते हो तुम। ये बताओ जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स। अरे वाह, मजा आ गया। अच्छा ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कितना होगा? सही। एक बात बताऊं, अगर तुम मुझसे कहोगे कि जब आप मैथ्स पढ़ाते थे तो आप कितना जानते थे, तो तुम जानते हो अगर ये नहीं कर पा रहे हो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं है। इसका मतलब मुझे खुश होना चाहिए। केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत तुम जानते हो, मुझे खुश होना चाहिए। सॉरी, तुम केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जानते हो, मतलब ये तो जानते हो। मुझे क्या लग रहा है कि मैं तुमको मारता पीटता क्यों नहीं हूं, हाथ पैर तोड़ डालूं तुम्हारे। अगर तुम ये नहीं जानते हो तो क्या कर रहे हो तुम? ये मत सोचो कि घर वाले क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, स्कूल क्या कहेंगे, नंबर क्या आएंगे। अपने बारे में सोचो कि आपको अभी ये नहीं पता तो आप किस लेवल पे हैं, आप कुछ जानते ही नहीं है। देखो इधर, पहले शॉर्टकट बता दे रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। देखो इधर, जब डी बाई डी एक्स है तो पहले साइन का करो, तो साइन का कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और फिर अंदर एक्स स्क्वायर का करो तो इंटू 2x, ये आता है। समझे? अब ये कैसे आता है ये भी बता दूं। अब देखो फिर मुझसे तुम बहुत काम करवा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जगह तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अब जरा देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी थीटा लिखता साइन थीटा, तो ये हो जाता कॉस थीटा। लेकिन अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, तो देखो जब ये देखो ये कॉस है, जब ये दोनों सेम होते हैं तब ये आता है, जब ये दोनों सेम होते हैं तब ये आता है। अब की बार यहां एक्स है यहां एक्स स्क्वायर है, तो सेम नहीं है, तो अगर आप इसको कॉस एक्स स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा। तो जानते हो क्या करेंगे इसको? अब देखो क्या करेंगे इसको, देखो इसमें एक चेंज करो, इसको क्या करो डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, और अब इसको एक साथ ले लो, ये तो ये हो जाएगा आपका डी साइन एक्स स्क्वायर और नीचे डी एक्स स्क्वायर, और ये बचा क्या, ये वाला डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब जरा देखो तुम ये चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर है, तो जब ये दोनों सेम है तो एक्स, जब ये दोनों सेम है तो थीटा, तो दोनों एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का भी ये तुमने देखा था 2x इंटू 2x। अब समझे? ये इसको वो चेन रूल बोलते हैं। क्यों नहीं पता तुमको ये? समझे बात को? समझे बात को? ये क्लियर हुआ कुछ? अब तुम कहोगे ये अचानक क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे अब मुझे इसको, अब मुझे ये करना है। देखो देखो ध्यान से, ये है ना, ये जो रिजल्ट आया है ये, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है।
तो देखो अब मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर तुमको यहां समझाता हूं। मुझे मेहनत तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं तुमको। देखो जरा, ये लिखा है हमारा साई लिखा है a और साइन 2 पाई x बाय लैम्डा। तो जब d साई बाय dx ये करना है, तो a तो कांस्टेंट है, याद रखना। जैसे d बाय dx, मान लो साइन x के पहले आपने कोई कांस्टेंट ले लिया, सपोज k साइन x, तो ये k हमेशा बाहर आ जाएगा। तो k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और फिर ये k इसका कॉस x होता है, ये कॉस x लिख दो, k हमेशा बाहर आ जाता है। तो क्या हुआ कि a कांस्टेंट है, तो a बाहर कर लिया। अब हमको एक तरह से d बाई डी एक्स इसका निकालना है, साइन 2 पाई x बाय लैम्डा, इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, a साइन का क्या करोगे, कॉस 2 पाई x बाय लैम्डा, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, अंदर वाले का, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, सिर्फ अंदर वाला 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। जैसे वहां कर रहे थे ना, अभी कर रहे थे हम लोग क्या, कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करना था, तो पहले इसको लिख दिया कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का किया अंदर वाले का 2x। तो यही काम अब यहां करने जा रहे हैं। तो पहले देखो मैंने इसका कर लिया, इसका ये पूरा साइन का ये हो गया कॉस, और फिर इसके अंदर जो है ना ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको यहां फिर अलग लिख रहा हूं। तो देखो अलग लिख दे रहा हूं। तो ये बताओ, जब डी बाई डी एक्स ऑफ मुझे 2 पाई एक्स बाय लैम्डा करना है, तो फिर ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा है, और ये डी एक्स अपॉन एक्स, ये तो 1 होता है, ये एक्स पूरा कट गया ना, अरे डी एक्स काट दो, या एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ये। तो बताओ क्या बचा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये वाली जो वैल्यू बची वो क्या आ जाएगी, ये तो ये हो जाएगा a इंटू 2 पाई बाय लैम्डा और कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। समझ में आया? अब जरा देखो, अब ये सब तो आना चाहिए आपको। अब बोलते ना सर ने श्रोडिंगर में भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाई, क्यों नहीं पढ़ाई, शुरू में क्यों नहीं पढ़ाता हूं, बताता हूं, इसीलिए नहीं पढ़ाता हूं। अब जब नवंबर बीत रहा है तब तो तुम्हें छोटा छोटा डिफरेंशिएशन आता नहीं है, जुलाई अगस्त में पढ़ा देता तो कोमा में चले जाते, है क्या हो रहा है ये, हम साइंस नहीं ले सकते, सॉरी, या कोई साइंस का नाम लेता गिर पड़ते। तो ये बात समझे, तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे सब लोग। तो अब देखो ये मैंने लिखा, इसका डिफरेंशिएशन देखो ये आया, जरा देखो, ये इसका ये लिया तो डिफरेंशिएट किया, तो a ये आया, ये रहा ये, और 2 पाई बाय लैम्डा, समझे? अब फिर इसको एक बार और ये सेकंड डेरिवेटिव है, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से अब इस पूरे को, ये जो आया है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो फिर अलग करके दिखा रहा हूं, ठीक। अब ये सब मतलब जब आपको, आप जब नोट करिएगा तो फिर नोट करिएगा, देख के वीडियो लेक्चर देख के नोट करिएगा, मतलब क्योंकि उसमें तो सब चीज आपको मिलेगी। मैं फिर अब दूसरे स्टेप, क्योंकि बार बार मुझे पुरानी छोटी छोटी चीज बतानी पड़ेगी। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, देखिए इसको, इस पूरे को, इसका सेकंड डेरिवेटिव का यही मतलब होता है, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना। तो उसमें देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इतनी चीज मैं पहले ही ले रहा हूं। तो देखो अब मैं दिखा रहा हूं फिर से, जरा देखो, मुझे लेना है डी साई बाय डी एक्स, हमारा आ गया था a, और 2 पाई बाय लैम्डा पहले लिख लूं, और ये आ गया था cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, सॉरी 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ये आ गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना, देखो फिर से, फिर डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगा दो, इस चीज को जब डी बाई डी एक्स दोनों साइड, तो इस चीज को लिखा ये जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। ये बोलता ना कि डी का क्यों स्क्वायर नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, वो नोटेशन है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट को ऐसे ही ले लूं पहले, और तुम्हें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बताओ, माइनस साइन एक्स। बस इतना ही चीज पढ़े हो, बस ये मतलब हद हो गई है। आपको फिजिक्स टीचर ने नहीं पढ़ाया कि क्या नाम जो फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो कैसे करेंगे? अब देखो मैं तो
मैं तो अभी ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं तो 5 मिनट में सिखा सकता हूं उसको। देखो जैसे इसका करना है, सपोज करना है तुमको साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ सपोज एक्स क्यूब, ये इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो कितना साइन का बताओ क्या होता है, कॉस, अंदर पूरा वही लिख दो, कॉस लॉग एक्स क्यूब, ठीक, ये हो गया इनटू, अब अंदर वाले का कॉस का क्या होता है, माइनस साइन अंदर यही लिख दो, ठीक, क्लियर, इनटू लॉग का 1 बाय होता है, लॉग एक्स का 1/x, तो यहां एक्स क्यूब है तो 1/x क्यूब, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, हो गया खत्म, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। बात समझो, बात समझ रहे हैं? ये क्या नाम है, फराज, समझ रहे हैं? सीधे बैठिए, नींद आ रही है आपको, फ्यूचर गड़बड़ा जाएगा अगर आप ये सब नहीं सीखोगे तो। बात समझे, याद रखना। अभी क्या बोलते हैं, एसना मौर्य से तो मिले हो ना, कल मिले थे, तो देखो 9th क्लास में उसने ये सब कर रही थी, 9th क्लास में ये सब सीख रही थी वो। तुम सोचो जो आप 11th में नहीं दिमाग चला रहे हो, 9th में ये सब दिमाग चला रही थी। तुम कहोगे सर अब हमसे देर हो गई, नहीं देर नहीं है, आपने मैथ्स क्यों नहीं सीखा कायदे से, नहीं सीखा। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि इलाहाबाद में मैथ्स का लेवल बड़ा गड़बड़ा गया, मैथ्स का टीचर सिखा ही नहीं रहा आपको कुछ। मैं केमिस्ट्री का आदमी होकर पता नहीं क्या क्या सिखाता रहता हूं, और सबसे ज्यादा गाली मैं ही सुनता हूं। अरे मुंह पे ना दो, पीछे तो मुझे ही गाली बकते हो, बहुत खुसट टीचर है, बहुत बकवास है, डैश डैश डैश, है कि नहीं? बात समझे? लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अब आप देखिए, तो ये मुझे करना है, तो अब देखो ये बताओ, जब मैंने इसका ये तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया। अब बताओ कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां पे लिख दिया मैंने इनटू माइनस, इसको हटा दूंगा इतना, माइनस साइन ये, और अंदर जो है ये 2πx/λ, और फिर इसका करना है, ठीक है, इनटू, तो जानते हो 2π/λ बचता है। अब ये जो है देखो सेकंड डेरिवेटिव आया, वही उसी को आगे लिखा है ये। अब देखो जब हमने सेकंड डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, यही आया। अब इसमें से क्या किया, ध्यान से सुनना, अब इसको कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये 2π/λ और कलर चेंज करके दिखाऊं, जो ये 2π/λ है और ये 2π/λ ये मिला दिया, तो ये हो गया 4π/λ², माइनस साइन को यहां ले आए, ठीक, ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक, तो माइनस साइन तो ये वाला यहां आ गया, ठीक, और ए को इसके साथ एडजस्ट किया यहां, ये क्यों किया वो बताने जा रहा हूं। अगर तुम देखो तो तुमने इतने को ही तो साई कहा था, तो मैं इसकी जगह साई लिख दे रहा हूं, कैसा मजा आया, कुछ सीखे। मतलब तुम कहोगे सर तो बहुत लेंदी नहीं है, आप ये बताओ अभी तक मैंने इतनी देर में मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, उसका ग्राफिकल मीनिंग थोड़ा सा क्या होता है, बस टच कर रहा हूं, हल्का सा डिफरेंशिएशन बता रहा हूं, और तब इसको बता रहा हूं। तो अभी तक मैंने 2 ही लाइन पढ़ाई है, लेकिन उस 2 लाइन को समझाने के लिए मुझे काफी चीजें बोलनी पड़ रही, ठीक। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं कुछ वर्क करने जा रहा हूं, ये समझ में आ गया ना, 2π/λ और 2π/λ तो 4π/λ², ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, उम्मीद करता हूं, ठीक। अब ये जो λ² है, मैं यहां कुछ करने जा रहा हूं, उसको मैंने यहां साइड में दिखाया है। तुम कहोगे बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं, इतना ज्यादा बताइए, साइड में ही बता रहे हैं, अब क्या करूं। ये तो नो डाउट ये चीज नहीं मानता हूं कि ये तुम्हें आनी चाहिए, ये तो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कंडीशन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपने पढ़ा था, λ = h/mv पढ़ा था, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/λ ले लिया, तो ये mv/h आ गया, बोलो, तो λ h/mv है तो 1/λ ही आ गया, इसका स्क्वायरिंग कर दी 1/λ², तो ये हो जाएगा m²v²/h²। कोई डाउट? अरे भैया धीमे बात करिए,
तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक, तो अब मेरा ये कहना है ये 1 बाय लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, देखो ये जो m स्क्वायर उसमें से एक m अलग निकाल ले रहा हूं। अभी समझ में आ जाएगा क्यों निकाल रहा हूं। एक m अलग निकाल लिया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड किया। वो इसलिए कि हाफ mv स्क्वायर को ये मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिख दे रहा हूं। ये इतने पोर्शन को मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो बचा क्या और 2m और h स्क्वायर ये बचा। तो ये हो गया 1 बाय लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू होगी 2m h स्क्वायर के ई। कोई डाउट? कोई डाउट? और एनर्जी टोटल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एनर्जी टोटल E हो गया और माइनस के ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी वैल्यू हो गई E टोटल, तो E टोटल ये लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई तो काइनेटिक हो गई E माइनस। तो ये चीज मैंने क्या की, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी जगह ये रख दिया। जब ये मैंने रख दिया ये, तो ये जो वैल्यू थी 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, ये पूरा ये चीज ये आ गई। वो बहुत डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, स्क्वायरिंग कर दी, फिर काइनेटिक एनर्जी कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को टोटल माइनस पोटेंशियल कर दिया और जाके वैल्यू पुट कर दी, नहीं समझे? ठीक, तुम भी सोच रहे होगे अभी थोड़ी देर बाद, तुम सोचो किस मनहूस घड़ी में इनसे कह दिया कि श्रोडिंगर पढ़ाइए, है ना, किस मनहूस घड़ी में कह दिया। इससे बढ़िया तो ना पढ़ते तो अच्छा रहता। नहीं, लेकिन अब तुम आगे देखो ना, ये सवाल देखो, ये सवाल आए हैं, आगे देखते जाओ। पहले ये सब सवाल आए भाई, ये इक्वेशन देखो, ये सब सवाल आए, देखो ये सब सवाल आए हैं, ये देखो ये सब आप करोगे, समझे? तो ठीक है, ये थोड़ा हायर लेवल की चीज है, लेकिन उसका इंट्रो है, तो इंट्रो पे में भी तो इसलिए नहीं, तुम ये मत समझना ये हाई फाई है। तुमने चूंकि बहुत कम पढ़ रखी है मैथ्स, इसलिए हाई फाई लग रहा है, समझे? जब मैं मैथ्स पढ़ाता होता, अगर तुमको, जब मैं 12 साल मैंने मैथ्स पढ़ाई, तो मैं तो शुरू के 4 महीने में यही सब पढ़ाता हूं। ये जो इतने दिख रहे हैं, ये जो चैप्टर है, जैसे ये ग्राफ वाला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, फ्रैक्शनल पार्ट, फंक्शंस, ये मतलब फंक्शन, ये मैं पहले पढ़ाता हूं। ये वाला जो फोल्डर आपको दिख रहा है, 3 महीना लगता है पढ़ाने में, लेकिन क्लियर हो जाता है। कई जगह फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ्स में दिमाग दौड़ने लगता है ये सीखना। देख रहे हो ना, फंक्शन के अंदर ये इतने वो हैं, बेसिक्स फॉर फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, इवन ऑड, फ्रैक्शनल पार्ट, टाइप, मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ जीएक्स, ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन इक्वेशंस, इंट्रो टू फंक्शन, मॉड फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, क्वाड्रेटिक लॉगरिथमिक। अभी तो और बनाने बाकी है, ये तो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे थोड़े से बनाए, बात समझे? इसलिए ये मत सोचो कि तुम हाई फाई चीज पढ़ रहे हो, तुमने मैथ्स बहुत कम पढ़ रखी इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो, ये जो हमारा लैम्डा स्क्वायर आया था 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, ये इसकी जगह में ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ये वाली। तो देखो ये जो 1 बाय लैम्डा, अगर यहाँ इसको 1 बाय लैम्डा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं, तो ये वाली पूरी वैल्यू मैंने रख दी लाके, ये समझ में आया? ये जो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर ये रख दिया, और अब इसको मैं इस साइड ले गया, ये। तो अब आप देखिए ये फॉर्मेट आ गया। ये अभी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताइए। किसके डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। डरना नहीं, नहीं वो अब तुमको दिखा रहा हूं ना। देखो, कुछ जब बेसिक सीख लेते हो ना आप, तो बेसिक पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, कोई बिल्डिंग, तो उसमें सबसे ज्यादा जानते हो पैसा और टाइम लगता है उसका बेस बनाने में। आप पाइलिंग करते हो, अंदर तक जो है आप वो आयरन रॉड्स डालते हो, उसको सीमेंट से जाम करते हो, फिर वो पिलर्स ऊपर बनाते हो, फिर जब एक बार पिलर का पूरा बन गया इंफ्रा, अब आप उसमें ईंटें लगाओ, सीमेंट करो, करो, खर्चे भी कमाएंगे। तो बिल्डिंग बनाने में सबसे मेन है उसके कि जो पाइलिंग, पिलर्स, बीम्स, ये वही चीज है। वो एक बार बन जाए फिर फटाफट काम चीज होती है।
जैसे तुम देखो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो क्या वो पहले वो थोड़ी, वो तो क्या हो ना, वो पिलर बढ़ाते चले जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो ये मैं कह रहा हूं। अब देखो पहले ये समझ में आया, ये वाली चीज उधर जाके प्लस हो गई, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 × 2 क्या कर दिया 8 पाई स्क्वायर m, ये बाकी सब ये चीज ठीक। अब ये मैंने एक्स एक्सिस में एक में दिखाया। अब देखो जरा, जब मुझे तीनों में दिखाना होगा तो ध्यान से सुनना। अब यहां पे खूब अच्छे समझना, ये एक्स एक्सिस के लिए है तो मैंने एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का जोड़ दिया। नहीं समझे? और ये तो रहेगा ही, और ये आ गया, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझे इक्वेशन कैसे आई? अब ये भी जो चीज है ना, इसको हम लोग जानते हो क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो हम लोगों ने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। ये जो हम डी बाई डी एक्स है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं। पार्शियल जब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में अलग, वाई के रिस्पेक्ट में अलग, तो जब हम 3 डायमेंशन लेना होगा तो हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, ये साई को डिफरेंशिएट किया तो वही ये तीनों आ गए। इसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया छोटा सा, और उसको ये लाप्लेसियन ऑपरेटर, इस पूरे को एक नाम दे दिया। मतलब देखो इसका मतलब समझना, इसका मतलब है साई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, साई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल, वेव फंक्शन का और जेड के रिस्पेक्ट। तो तीनों का जब तीनों के रिस्पेक्ट में करके जोड़ दिया, उसको हमने एक नाम दे दिया, नोटेशंस, ये लाप्लेसियन ऑपरेटर। तो देखो ये हमारा, ये जो है ना, ये इस पूरी चीज की जगह, सॉरी, इस पूरी चीज की जगह, ये इस पूरी चीज की जगह हमने डेल्टा स्क्वायर लिख दिया, आगे साई लगाई दिया। तो साई लगाई दिया क्योंकि साई का वो है ना, मतलब मुझे यहां लिखना चाहिए था ये, सॉरी, ये कि ये जो साई तो है ही, तो ये साई है, ये तो ये हो गया साई, और बाकी ये एज इट इज है। ठीक, यहां पे देखिए ये है लाप्लेसियन ऑपरेटर, और U इज पोटेंशियल एनर्जी, E इज टोटल एनर्जी। बात समझे? और तुमको याद होगा मैंने पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला बताया था, वो बताया था K ZE, याद आया? Q1 Q2 by R, तो न्यूक्लियस का चार्ज ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, ZE into E upon R और K। CGS सिस्टम में K की वैल्यू, जो ये K वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो 1 कर दिया तो बचा क्या, ZE स्क्वायर अपॉन R, तो वही चीज लिखी हुई है, सिंपल वे। नहीं समझे? तो ये देखिए आपका पहले, सबसे पहले काम क्या किया मैंने, नस्ट इक्वेशन डिराइव करके रख दी। सॉरी, सबसे पहले मैंने आपका काम क्या किया, नस्ट इक्वेशन डिराइव करके रख दी। इजी लगा या डिफिकल्ट? बाद में थोड़ा इजी लगा होगा, शुरू में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में तुमको क्या लगेगा, हाँ ठीक है, ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? पहले इतना मतलब वो घर जाके वीडियो लेक्चर तो देखेंगे ही, वीडियो लेक्चर में अपडेट करूंगा, घर जाके वीडियो लेक्चर तो देखेंगे ही, लेकिन ये नोट करेंगे इतना पूरा, जिससे हैबिट हो जाए। मतलब स्कूल में पूछा जाए व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इतना लिख डालना पूरा। और क्या उन्होंने बोला, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो इतना डिराइव करोगे। बोलो, समझ में आया? अरे हाँ या ना? नोट करेंगे।